नमस्कार दोस्तों, दशा सीरीज में आज हम दूसरी क्लास लेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेकंड लॉर्ड एंड ट्वेल्थ लॉर्ड। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जो त्रिकोण के स्वामी होते हैं या जो ट्राइन लॉर्ड होते हैं वो हर एक कुंडली के लिए बेनिफिक होते हैं। केंद्र स्थान के लॉर्ड या क्वाड्रेंट लॉर्ड्स न्यूट्रल होते हैं। इसी तरीके से 3, 6, 11 के जो भी लॉर्ड्स होते हैं वो मेलिफिक या अशुभ होते हैं। इसी तरीके से यदि कोई भी प्लेनेट एक साथ केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए तो उसे हम उस कुंडली के लिए योग कारक बोलते हैं, जो कि केवल 6 कुंडलियों में होते हैं। अब हम सेकंड एंड 12th हाउसेस की बात करेंगे, उनके लॉर्ड को क्या मानेंगे हम। तो हमने कहा था सम माना जाता है उन्हें, सम मतलब न्यूट्रल। मगर न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर यह है वो कभी शुभ होंगे, कभी अशुभ होंगे और कभी न्यूट्रल होंगे। कब क्या होंगे इसको समझिए ध्यान से एंड तक, क्योंकि ये ज्यादातर लोग सेकंड और ट्वेल्थ लॉर्ड के बारे में जानते ही नहीं है, और जानते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्योंकि उसे यूज नहीं करते इसलिए भूल जाते हैं कि इसे हमें किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहला जो नियम होता है सेकंड लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड दोनों के लिए, उसे बोलते हैं पर साचर्य नियम। पर साचर्य, पर साचर्य का मतलब क्या है? दूसरा ग्रह इनके साथ बैठा है वैसे ही हो जाएंगे, इनके साथ जो दूसरा ग्रह बैठा है वैसे ही ये हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए मैं एक कुंडली ले लेता हूं, ये आपका कोई भी एक कुंडली ले लेता हूं। सपोज यहां पर ये 6 साइन है, तो 6 साइन का मतलब क्या हो गया? ये मरकरी का साइन है इस कुंडली के अंदर, या कोई भी कुंडली ले सकते हैं। यहां पे मैंने मार्स ले लिया, ये 1 साइन है कुंडली में, ध्यान से देखिएगा। तो ये मार्स का साइन है 12th हाउस में। तो पर सहचर्य क्या बताएगा इसके अंदर? यहां पर मार्स को मैंने प्लेस कर दिया इस जगह पर, तो मार्स को मैंने यहां पर रख दिया है सैटर्न के साथ। अब मार्स एज ए 8th लॉर्ड, मार्स की 2 लॉर्डशिप में एज ए केंद्र लॉर्ड तो न्यूट्रल है, मगर एज ए 12th लॉर्ड कैसा होगा इस कुंडली में? इसको बोलते हैं पर सहचर्य। पर सहचर्य का मतलब है ये किसके साथ बैठा हुआ है? शनि के साथ। तो हम शनि को देखेंगे इस कुंडली के लिए, शनि कैसा है, सैटर्न इस कुंडली के लिए कैसा है, वैसा ही मार्स हो जाएगा। तो सैटर्न यहां पर देखिए इस कुंडली के लिए योग कारक है या शुभ ग्रह है, तो एज ए 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड मार्स इस कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो गया। इसको पर सहचर्य नियम बोलते हैं। और मैं एग्जांपल लगा लेता हूं, यहां पर हम देख लेते हैं कि इस कुंडली के अंदर 12th लॉर्ड हमारा वीनस है, उसको यहां पर बिठा देता हूं मैं। इसी हाउस में नहीं बिठाना, कहीं भी बिठा देते हैं। 12th लॉर्ड जुपिटर है, इसको मैंने यहां पे रख दिया और इसको मैंने साथ में प्लेस कर दिया है मरकरी के साथ। तो एज ए 9th लॉर्ड तो जुपिटर बेनिफिक है, शुभ ग्रह है, मगर एज ए 12th लॉर्ड जुपिटर क्या होगा ये हमें देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये बैठा हुआ है मरकरी के साथ, पर सहचर्य जिसके साथ बैठा हुआ है मरकरी यहां पर 3rd और 6th लॉर्ड है, तो अशुभ ग्रह हो गया, तो अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो जुपिटर एज ए 12th लॉर्ड इस कुंडली के लिए अशुभ हो गया। अब एज ए 12th लॉर्ड अशुभ है, एज ए 9th लॉर्ड शुभ है, तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए वो न्यूट्रल बन जाएगा। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देंगे। एज ए 12th एंड 2nd लॉर्ड के लिए पहला नियम है कि वो जिसके साथ भी बैठा हुआ है उसकी तरह बिहेव करेगा। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि वो दोनों अकेले बैठे हों, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों अकेले ही बैठे हों। ये तो मैंने कहा पर सहचर्य किसके साथ बैठा हुआ है, यदि वो अकेले बैठे हों, ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि सिटिंग अलोन। तो सिटिंग अलोन का मतलब है वो किसी के साथ भी नहीं बैठे हुए। जैसे मैं इसी कुंडली को ले लेता हूं और यहाँ पर इस कुंडली में या और कोई कुंडली ले लेता हूं, यहाँ पर ये 9 साइन है एज ए 12th लॉर्ड, और यहाँ पर ये अकेला आकर बैठ गया जुपिटर, अकेला बैठा हुआ है। ध्यान से समझिएगा इसको। 12th लॉर्ड एज ए 12th लॉर्ड ये कैसा होगा? शुभ होगा या अशुभ होगा? तब हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड लॉर्डशिप देखेंगे जब अकेला बैठा है। तो सेकंड लॉर्डशिप कौन सी है इसकी? ये 3रे भाव का स्वामी है इस कुंडली के लिए, तो इस कुंडली के लिए अशुभ हो जाएगा जुपिटर।
और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे 3 साइन है, या सपोज इसी कुंडली को ले लेता हूं, 12 साइन है, यहां पर मैंने बिठा दिया जुपिटर को, यहाँ पे अकेला, ये किसी के साथ नहीं है। तो ये इस कुंडली के लिए एज ए 12th लॉर्ड, 12वें भाव का स्वामी, ये शुभ होगा या अशुभ। तो इसी जुपिटर की दूसरी लॉर्डशिप हम देखते हैं, तो 9th भाव का लॉर्ड है, तो ये शुभ हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट रूल है। तो पहला रूल था पर सहचार्य, दूसरा रूल था जब वो अकेला बैठा हो, तो ये एज ए इसकी सेकंड लॉर्डशिप के हिसाब से हो जाएगा। दूसरे लॉर्डशिप इसकी किस तरीके की है, जैसे इस कुंडली के अंदर मैं देखूं, और यहाँ पे वीनस को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूं। वीनस यहाँ पे सेकंड लॉर्ड भी है और केंद्र लॉर्ड भी है। तो एज ए केंद्र लॉर्ड तो वीनस न्यूट्रल हो गया, क्योंकि केंद्र का स्वामी ऑलवेज न्यूट्रल होता है। एज ए सेकंड लॉर्ड अब मैं कैसे देखूंगा, इसे अकेला बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, तो ये इसकी दूसरी लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। एज ए सेकंड लॉर्ड ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ये 7th लॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा इस कुंडली के लिए। इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। मगर इस पर्टिकुलर केस में एक दिक्कत आती है, जब चंद्रमा 12th लॉर्ड हो या सूर्य 12th लॉर्ड हो। अब जैसे इस कुंडली के अंदर चंद्रमा 12th लॉर्ड हो गया और वो अकेला बैठा हुआ है, तो वो दूसरी उसकी कोई लॉर्डशिप नहीं है, मैंने जैसे यहां पे बिठा दिया उसको। वो मून यहाँ पर एज ए 12th लॉर्ड इस भाव में बैठा है। दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो अकेला बैठा है, किसी के साथ बैठा है। सपोज इसको मैंने मार्स के साथ बिठा दिया, मंगल के साथ चंद्रमा को, तो 12th लॉर्ड मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो ये मून इस कुंडली के लिए शुभ होगा या अशुभ होगा, ये मार्स पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर मार्स केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, वो शुभ है, तो मून भी इस कुंडली के लिए एज ए 12th लॉर्ड शुभ होगा। मगर यहां से हटाकर मैंने इसको अकेले किसी भी भाव में बिठा दिया या बिठा दिया। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमने अभी तक तो बताया था, जब भी कोई प्लैनेट अकेला बैठा हो, एलोन बैठा हो, तो उसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करती है वो कैसा होगा, शुभ या अशुभ। मगर मून और सन के केस में सेकंड लॉर्डशिप होती ही नहीं है। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आपको देखना है इसका जो डिस्पोजिटर है वो जैसा है वैसा ही ये होगा। इसका डिस्पोजिटर देखना पड़ेगा आपको, मून का डिस्पोजिटर, मतलब मून जिस राशि में बैठा हुआ है उसका लॉर्ड, ये थर्ड नियम है, ध्यान रखना। तो इसका लॉर्ड यहाँ पे शनि हो जाएगा। तो इस कुंडली के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है। 6ठा भाव अशुभ होता है, 7वां न्यूट्रल होता है, तो शनि ओवरऑल इस कुंडली के लिए अशुभ है, इसलिए चंद्रमा एज ए 12th लॉर्ड अशुभ होगा। इसी कुंडली में मैं चंद्रमा को सपोज यहां बिठा देता, अभी भी अकेला बैठा हुआ है, तो एज ए 12th लॉर्ड मुझे इससे डिसाइड करना है। तो देखिए आप क्या है, ये इसके साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ, तो परसेचार्य नहीं लगेगा, इसकी दूसरी लॉर्डशिप होती नहीं है। तो एज ए 12th लॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसको एज ए 12th लॉर्ड डिसाइड करने के लिए जिस भी साइन में बैठा है उसके लॉर्ड को देखिए। यहाँ पे मंगल है इसका लॉर्ड, मार्स, और वो योग कारक है इस कुंडली के लिए, तो यहाँ पर एज ए 12th लॉर्ड मून शुभ हो जाएगा। तो एज ए सेकंड एंड 12th लॉर्ड कोई भी प्लेनेट शुभ और अशुभ या न्यूट्रल हो सकता है, वो सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करेगा। और जो प्लेनेट की सेकंड लॉर्डशिप नहीं होती, वो उसकी नेचर उसके डिस्पोजिटर पर डिपेंड करेगी। अभी देखिए इसी तरीके से हम सन को भी चेक कर लेते हैं। इस कुंडली के अंदर सन सेकंड लॉर्ड है, तो अब सन सपोज यहां पर बैठ गया इस कुंडली में, मैं यहां पर बिठा देता हूं उसको। तो सन किसी के साथ बैठ गया है सपोज इस भाव के अंदर, उसको मैं बिठा देता हूं, प्लेस इट विद मरकरी। तब ये परसेचार्य नियम लगेगा, मरकरी की तरह बिहेव करेगा ये, और मरकरी इसमें 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है। तो तीसरे भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी की तरह हमें इसे देखना है। तो ये अशुभ है, इसलिए सन भी यहाँ पर अशुभ हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देंगे। मगर अभी इसमें मैं एक रूल और बताऊंगा, ध्यान रखना अभी, क्योंकि यहाँ पे सन, ये मरकरी खुद भी 12th भाव का भी स्वामी है, तो उसकी भी नेचर हमें देखनी पड़ेगी। तो हम किस तरीके से देखेंगे अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पर देखिए कि दोनों ही यदि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, दोनों भी तो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। ये आपका 12th लॉर्ड हो गया और ये आपका
सेकंड लॉर्ड हो गया, तब हम किस तरीके से देखेंगे इस रूल को मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं अभी 12th लॉर्डशिप को ही क्लैरिफाई और करता हूं कि यहां पर सपोज सन इस जगह पर आके बैठ गया अकेला, तब हम इसका डिस्पोजिटर को देखेंगे वीनस। तो वीनस हम देखते हैं इस कुंडली के लिए अशुभ हो गया ओवरऑल, क्योंकि ये 11वें भाव का स्वामी है और 4th हाउस का स्वामी है। 4th हाउस न्यूट्रल होता है, 11वां भाव अशुभ होता है, तो शुक्र अशुभ है, इसलिए एज ए सेकंड लॉर्ड सन यहां पर अशुभ हो जाएगा इस कुंडली के लिए। सपोज सन यहां पर आकर बैठ गया अकेला, तो ये अब हम देखेंगे इसके डिस्पोजिटर इसका मंगल है या मार्स है, वो इस कुंडली के लिए योग कारक है, इसलिए सन एज ए सेकंड लॉर्ड शुभ ग्रह हो जाएगा यहां पर। अब हम बात करेंगे जब सेकंड और 12th लॉर्ड जो मैं अभी छोड़ दिया था पॉइंट, दोनों ही एक साथ आकर बैठ गए, तो दोनों की नेचर ही डिस्पोजिटर पर डिपेंड करेगी, जैसे इस केस में आकर बैठ गए। ये देखिए 12th लॉर्ड भी यहां पर आकर बैठ गया और सेकंड लॉर्ड भी आकर बैठ गया एक ही भाव के अंदर। अब इन दोनों को कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ना तो हमें इसका नेचर पता है ना इसका नेचर पता है, नहीं तो हमें एज ए सन एज ए सेकंड लॉर्ड मालूम है, वो हम मरकरी के बेस पर डिसाइड करते हैं, मगर मरकरी खुद 12th लॉर्ड है, उसकी भी नेचर हमें नहीं पता। तब हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, इस केस में इन दोनों की नेचर सन एज ए सेकंड लॉर्ड एंड मरकरी एज ए 12th लॉर्ड वो डिपेंड करेगी डिस्पोजिटर पर। वो जैसे कि इस केस में डिस्पोजिटर यहाँ पर जुपिटर है, तो जुपिटर की तरह वो शुभ ग्रह की तरह बिहेव करेगा, ये हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। एज ए 12th लॉर्ड डिस्पोजिटर जुपिटर शुभ है, इसलिए शुभ ग्रह की तरह बिहेव करेगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर ये 3 साइन है, यहां पर मैंने 3 साइन, इसके लॉर्ड को मरकरी को यहां पर बिठा दिया, 12 के लॉर्ड मार्स को यहां पर बिठा दिया। अकेला मरकरी होता तो मैं एकदम से बता देता इसकी सेकंड लॉर्डशिप पर डिपेंड करता और ये शुभ हो जाता। अकेला मार्स होता तो अभी हम बता देते इसकी सेकंड लॉर्डशिप पे बताते न्यूट्रल हो जाता, मगर अब मरकरी मार्स सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड को एक साथ बता दिया, तो पर सहचार्य नियम लगना चाहिए, मगर नहीं तो हमें मरकरी का मालूम है एज ए सेकंड लॉर्ड ये शुभ है अशुभ है, नहीं मार्स का मालूम है, तो हम एक दूसरे को लिंक किस तरीके से करेंगे, ध्यान से समझिए। अब आपको डिस्पोजिटर देखना है, 11 साइन में ये दोनों बैठे हैं, तो 11 साइन का लॉर्ड यहाँ पर जो शनि होगा वो इस कुंडली के लिए योग कारक होगा, इसलिए दोनों भी योग कारक हो जाएंगे। ये दोनों ही योग कारक बन जाएंगे, तो इसलिए सेकंड और 12th लॉर्ड को ध्यान से आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, कि सेकंड एंड 12th लॉर्ड विल बिहेव लाइक अदर प्लेनेट विद विच इट इज सिटिंग, जिसको बोलते हैं पर सहचार्य। सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड जिस भी ग्रह के साथ बैठे हो उसकी तरह बिहेव करते हैं, वो शुभ है तो ये शुभ होंगे, वो अशुभ है तो अशुभ हो जाएंगे। इफ सेकंड एंड 12th लॉर्ड अकेला बैठा हो, ये दूसरा नियम है, एलोन बैठा हो, तो उसकी एज ए सेकंड एंड 12th लॉर्ड वो कैसा होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा उनकी दूसरी लॉर्डशिप कैसी है। दूसरी लॉर्डशिप यदि शुभ है तो वो शुभ हो जाएंगे, दूसरी लॉर्डशिप न्यूट्रल है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, और दूसरी लॉर्डशिप अशुभ है तो वो अशुभ हो जाएंगे। तीसरा नियम, यदि सन और मून यदि सेकंड एंड 12th लॉर्ड हैं तो वो अकेले बैठे हैं, तब उनको डिसाइड करने के लिए उनके पास कोई दूसरी लॉर्डशिप तो होती नहीं है, तब हम डिसाइड करेंगे कि उनका डिस्पोजिटर जैसा है, मतलब जिस साइन में बैठे हैं उस साइन का लॉर्ड जैसा होगा उस कुंडली के लिए, वैसे ही सन और मून एज ए सेकंड एंड 12th लॉर्ड हो जाएंगे। ये नेक्स्ट नियम है। और सबसे लास्ट नियम है, जब सेकंड एंड 12th लॉर्ड दोनों ही एक साथ एक आकर बैठ जाए, तो पर सहचार्य का नियम भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि हमें किसी का भी नेचर नहीं पता है, तो इस केस में उन दोनों की नेचर डिपेंड करेगी उनके डिस्पोजिटर पर। तो इस तरीके से मैंने आज की क्लास में आपको नेचर ऑफ सेकंड एंड 12th लॉर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एट लास्ट में एक और एग्जांपल यहां पर लेकर आपको एक पूरा केस समझाऊंगा, कंप्लीट केस समझाऊंगा एक और एग्जांपल लेकर, जिससे क्योंकि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कुंडली को लिया मैंने, इसमें मैं डिफरेंट एग्जांपल दूंगा, एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स को मैंने कट कर दिया यहाँ पर कुछ भी, तो आप समझ जाइए सेकंड लॉर्ड मरकरी है और वो सॉरी सेकंड लॉर्ड सन है और 12th लॉर्ड मरकरी है। ये बीच बीच में कहीं मिक्स हो गया होगा, पर आप समझ जाइए दोनों एक साथ हैं, एक जैसा बिहेवियर है।
अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ले लेता हूं इसको 12th लॉर्ड को। 12th लॉर्ड को ये मरकरी है, इसको मैंने यहां पर प्लेस कर दिया है और वो मैंने मार्स के साथ प्लेस कर दिया है। तो अब इस मरकरी पे एज ए 12th लॉर्ड परसहचार्य का नियम लगेगा। मार्स जैसा बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव करेगा। मार्स इस कुंडली के लिए योग कारक है, तो मरकरी भी योग कारक हो गया। केस नंबर 1। केस नंबर 2, मरकरी अकेला आकर बैठ गया। अब मरकरी अकेला बैठा है तो ये डिपेंड करेगा इसकी खुद की सेकंड लॉर्डशिप पर। तो 3 साइन का लॉर्ड है और इसकी सेकंड लॉर्डशिप ये है। थर्ड साइन का, सॉरी, ये 12th हाउस का लॉर्ड है, सेकंड लॉर्डशिप इसकी थर्ड हाउस की है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अशुभ होता है, तो इस कुंडली के लिए यदि मरकरी यहां पर बैठा हुआ है तो वो अकेला बैठा हुआ है तो वो अशुभ हो जाएगा। तो मरकरी के दोनों नियम यहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इस कुंडली के लिए एक्चुअल में सेकंड लॉर्ड सन है, तो सन का बिहेवियर कैसा होगा। सन को मैंने यहां पर प्लेस कर दिया अलोंग विद जुपिटर। तो ये जुपिटर पे डिपेंड करेगा। जुपिटर एज ए 9th लॉर्ड शुभ है, तो ये आपका ओवरऑल न्यूट्रल ही है, तो सन भी इस कुंडली के लिए न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि एज ए 6th लॉर्ड जुपिटर मेलिफिक है और एज ए 9th लॉर्ड बेनिफिक है, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही हो गया, दोनों से मिला मिलूक है। तो सन क्योंकि जुपिटर के साथ रखा हुआ है तो ये न्यूट्रल हो गया। अब देख लेते हैं हम, सन अकेला बैठ गया यहां पर। अकेला बैठा है तो अब सन की कोई लॉर्डशिप तो है नहीं, सेकंड लॉर्डशिप है नहीं, अकेला बैठा होता है तो हम सेकंड लॉर्डशिप देखते हैं। तो इस केस में सन के बारे में डिसीजन होगा इसके डिस्पोजिटर पर, जिस साइन में बैठा है उसके लॉर्ड पर। इस कुंडली के लिए ये मंगल के साइन में बैठा है, मंगल या मार्स शुभ ग्रह है, योग कारक है, तो सन योग कारक हो गया। तीसरा केस, यहां पर यदि मैं इसको सन और मरकरी दोनों को एक साथ बिठा दूं, सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड एक साथ बैठ गए, अब कैसे डिसाइड करेंगे। अब परसहचार्य रूल इसलिए नहीं लग सकता, हमें नहीं तो इसकी लॉर्डशिप पता है नहीं इसकी लॉर्डशिप पता है। तो जब भी सेकंड और 12th लॉर्ड बैठे हो तो उसका डिस्पोजिटर पे डिपेंड करेगी दोनों की नेचर। तो डिस्पोजिटर यहाँ पे शुक्र है, इस कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है, क्योंकि शुक्र के पास, वीनस के पास 2 लॉर्डशिप है, एक केंद्र की और एक 11वें भाव की। तो एज ए केंद्र लॉर्ड वो न्यूट्रल है और 11वें भाव के लॉर्ड की तरह अशुभ है, तो ओवरऑल ये अशुभ हो गया। इसलिए यहाँ पर सन और मरकरी, सन एज ए सेकंड लॉर्ड अशुभ है और मरकरी एज ए 12th लॉर्ड अशुभ है। ये ओवरऑल हम सेकंड और 12th लॉर्ड को इस तरीके से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कराएं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमिंग क्लासेस को, एक भी क्लास को, दशा की किसी भी क्लास को आप मिस ना करें, चाहे आपको कितनी ही एस्ट्रोलॉजी आती है। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसे देख सकते हैं, मगर आप इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।